जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कोशिका विभाजन चैप्टर को कवर करेंगे। दोस्तों कोशिका विभाजन के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है कोशिका चक्र, उसके सारे एमसीक्यू को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के विषय में निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों जो कोशिका विभाजन है उसके संबंध में जो नीचे कथन दे रखे हैं उनको पढ़कर के सही उत्तर का चयन करना है। पहला है एम प्रावस्था उस प्रावस्था को दर्शाती है जिसमें वास्तविक कोशिका विभाजन होता है, जबकि फर्स्ट प्रावस्था दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के मध्य की प्रावस्था है। ठीक है, जबकि क्या बोल रहा है, जो प्रथम प्रावस्था है वो तो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के मध्य की प्रावस्था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। याद रखना जो एम प्रावस्था है उस प्रावस्था को दर्शाती है जिसमें वास्तविक कोशिका विभाजन होता है। आगे इसको कोशिका चक्र में समझाऊंगा, समझ जाओगे। अगला है 24 घंटे की मध्यमान समायावधि वाली मनुष्य की कोशिका के कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन का समय लगभग 1 घंटा होता है। दोस्तों मनुष्य की कोशिका चक्र में विभाजन में कितना समय लगता है, तो 24 घंटे का समय लगता है। और इसमें जो कोशिका विभाजन का समय है, कोशिका विभाजन का समय का मतलब है जो एम प्रावस्था समय लेती है वो 1 घंटे का समय लेती है। तीसरा है एम प्रावस्था कोशिका चक्र की कुल अवधि का 95% समय लेती है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि यहीं पे हमने ऊपर में देखा कि ये 24 घंटे टोटल समय लगता है और उस 24 घंटे में से 1 घंटा समय लगता है एम प्रावस्था में। यानी जो 95% समय लगता है वो किस में लगता है, 90 से 95% समय जो लगता है वो आपके अंतरावस्था में लगता है। तो यानी ऑप्शन कौन कौन से हो गए, 1 और 2 सही हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एस प्रावस्था के संबंध में सही कथन का चयन करें। दोस्तों एस प्रावस्था होती है, दोस्तों याद रखना कोशिका विभाजन की जो मुख्य अवस्था है G1 S G2, इसका सीरीज भी याद रखना सीरियल नंबर, और एम प्रावस्था होती है। तो जो ये एस प्रावस्था होती है इसके संबंध में सही कथन का चयन करें। पहला है G1 एवं G2 के मध्य होती है। केंद्रक में असत्य होना था दोस्तों, यहाँ पे असत्य, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गए प्रावस्था में संबंध में असत्य या कथन का चयन करें। तो ये क्या बोल रहा है कि एस प्रावस्था के संबंध में असत्य कथन का चयन करें कि ये G1 एवं G2 के मध्य होती है। बिल्कुल सही बात है कि जो एस प्रावस्था होती है ये एस प्रावस्था क्या होती है, G1 और G2 के मध्य होती है। दूसरा बोल रहा है ये कि केंद्रक में DNA का द्विगुणन होता है। बिल्कुल सही है कि जो एस प्रावस्था होती है उसमें क्या होता है, केंद्रक में DNA का द्विगुणन होता है। तीसरा बोल रहा है ये कोशिका द्रव्य में तारक केंद्र का द्विगुणन होता है। ये भी क्या है, सही है कि कोशिका जो एस प्रावस्था होती है इसमें क्या होता है, तारक केंद्र का द्विगुणन होता है। अगला है जब डीएनए की मात्रा दुगनी होती है तो गुणसूत्रों की संख्या भी दुगनी होती है। ये क्या है, गलत है कि एस प्रावस्था में क्या होती है, जब डीएनए की संख्या दुगनी होती है तो गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती है। क्या है, एस प्रावस्था के संबंध में गलत कथन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कोशिका संवर्धन में मनुष्य की कोशिका को एक कोशिका चक्र पूरा करने में लगभग समय लगता है। अभी ऊपर बताया था मैंने कि जो कोशिका का संवर्धन है उसमें मनुष्य की कोशिका को कोशिका चक्र पूरा करने में जो समय लगता है वो 24 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है कोशिका चक्र को पूरा होने में। ठीक है, 24 घंटे का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट कोशिका में विभाजन होता है। दोस्तों जो ईस्ट कोशिका है, ईस्ट की कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन कितने समय में होता है, तो जो ईस्ट की कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन में 90 मिनट का समय लगता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है या मानव की कोशिका उसमें 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कोशिका चक्र का सही क्रम है। अभी ऊपर बताया था मैंने कोशिका चक्र का जो सही क्रम है, यहीं पे देख लो। जीवन अवस्था होती है प्रथम, जो जीवन अवस्था होती है इसमें क्या होता है कि आरएनए, आगे क्वेश्चन में सवाल मिलेगा, आरएनए और आरएनए का संश्लेषण और क्या होता है, आरएनए का संश्लेषण और प्रोटीन का संश्लेषण होता है और लगभग 10 घंटे का समय लगाता है। उसके बाद होती है एस अवस्था, जिसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि डीएनए का संश्लेषण और द्विगुणन होता है। उसके बाद होती है G2 अवस्था, ठीक है, और उसके बाद होती है एम प्रावस्था। तो G1 S G2 M, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कोशिका चक्र में होती है। दोस्तों एक कोशिका चक्र में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो याद रखना जब एक कोशिका चक्र होता है तो एक कोशिका चक्र की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है अंतरावस्था और दूसरी होती है विभाजन अवस्था।
अंतरावस्था या विभाजन अवस्था। अंतरावस्था के अंतर्गत G1, S और G2 ये तीन जो अवस्थाएं हैं ये अंतरावस्था के अंतर्गत आती है। जो विभाजन अवस्था होती है यही विभाजन अवस्था M अवस्था कहलाती है। विभाजन अवस्था M अवस्था कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न परावस्थाओं में से कौन कोशिका चक्र की अंतरावस्था का भाग नहीं है? यो कौन सी परावस्था है जो क्या है, कोशिका चक्र का भाग नहीं है? तो अभी मैंने बोला आपको, ऊपर मैंने अभी बताया कि जो कोशिका चक्र है वहाँ पे क्या है, अंतरावस्था के तीन भाग होते हैं जिनमें G1, S और G2 आता है। इनमें कौन सी हो जाएगा, M अवस्था नहीं होता है, क्योंकि M अवस्था क्या है, विभाजन अवस्था के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका चक्र की वह अवस्था जिसमें विभाजन नहीं होता है। तो क्या बोल रहा है वो, कोशिका चक्र की वो कौन सी अवस्था है जिसमें विभाजन नहीं होता है? वह जीवन अवस्था को छोड़कर एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। यानी कोशिका चक्र की सिंपल भाषा में निष्क्रिय अवस्था कौन सी है? तो G0 अवस्था होती है, जिसमें क्या होता है, विभाजन की क्रिया नहीं होती है और ये कोशिका क्या होती है, विश्राम अवस्था में चली जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रारूपिक अवस्था डीएनए द्विगुणन के लिए जानी जाती है? अभी ऊपर बोला था मैंने, डीएनए द्विगुणन के से संबंधित जो अवस्था होती है वो एस अवस्था होती है। इसी एस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है। डीएनए का संश्लेषण भी किस अवस्था में होता है? इसी अवस्था में होता है। प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण भी किस में होता है? एस अवस्था में होता है। कोशिका द्रव्य में तारक केंद्र का द्विगुणन भी किस में होता है? एस अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? अभी बताया मैंने, हिस्टोन प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है एस अवस्था में होता है। जिस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है उसी में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक एक टॉपिक को आपको क्लियर कराया जाएगा। मनुष्य कोशिका को एक कोशिका चक्र पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ कि मनुष्य के कोशिका चक्र को पूरा होने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है, जिसमें से 90 मिनट का जो समय लगता है, जिसमें से जो 90 मिनट का 90 से 95% का जो समय लगता है वो अंतरावस्था में लगता है और 1 घंटे का जो समय लगता है M अवस्था में लगता है। तो वो बोल रहा है कौन सी कोशिका चक्र की सबसे अधिक समय लेती है? कोशिका चक्र की जो सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? तो वो अंतरावस्था है। अभी बोला मैंने ये 90 से 95% समय लेती है। और इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है कि जो अंतरावस्था होती है उसमें 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं, G1, S और G2 अवस्था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था है। दोस्तों जो मनुष्य के कोशिका चक्र है उसकी जो सबसे छोटी अवस्था है वो M अवस्था होती है, जो कुल विभाजन का केवल 1 घंटे का समय लेती है। कितना? 1 घंटे का समय लेती है। और सबसे बड़ी अवस्था अंतरावस्था होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और अगर G1, G2, S अलग अलग दे कि सबसे लंबी अवस्था, तो फिर S अवस्था सबसे लंबी अवस्था हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कोशिका चक्र की प्रत्येक प्रावस्था में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या का निर्धारण किया जाता है। जो कोशिका चक्र है, कोशिका चक्र की प्रत्येक प्रावस्था में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या का निर्धारण किससे किया जाता है? तो वो फ्लो साइटोमेट्री द्वारा किया जाता है। फ्लो साइटोमेट्री द्वारा किया जाता है कि कोशिकाओं की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन, कोशिका चक्र की वह प्रावस्था जिसमें अत्यधिक संश्लेषण और वृद्धि होती है। कोशिका चक्र की वो कौन सी जिसमें अत्यधिक संश्लेषण और वृद्धि होती है तथा जो कोशिका चक्र का 90% समय लेती है? तो अभी ऊपर बताया था अंतरावस्था है, जो कोशिका चक्र की 90 से 95% समय लेती है। अगला क्वेश्चन, G0 प्रावस्था के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों G0 प्रावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है, जिसे हम क्या कहते हैं, विश्राम अवस्था के नाम से भी जानते हैं? तो G0 प्रावस्था में माइटोजेंस उपस्थित होते हैं। ये गलत है, क्योंकि G0 अवस्था में माइटोजेंस नहीं होते हैं। माइटोजेंस उपस्थित होते हैं परंतु उच्च ऊर्जा यौगिक अनुपस्थित होते हैं। ये भी गलत है। जब माइटोजेंस उपस्थित होते हैं गलत हो गए, तो ये भी गलत हो अपने आप ही हो गए। तीसरा है माइटोजेंस और उच्च ऊर्जा यौगिक दोनों उपस्थित होते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि जब माइटोजेंस होते ही नहीं है तो कहाँ से होगा। चौथा है माइटोजेंस व उच्च ऊर्जा यौगिक दोनों अनुपस्थित होते हैं। तो याद रखना, जो G0 विश्राम अवस्था होती है उसमें माइटोजेंस और उच्च ऊर्जा यौगिक क्या होते हैं, अनुपस्थित होती है, इसीलिए इसको विश्राम अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, G0 प्रावस्था में कोशिकाएं। दोस्तों जो G0 प्रावस्था विश्राम प्रावस्था है उसमें कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिका चक्र को समाप्त कर देती हैं, कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं, कोशिका चक्र में प्रवेश करती हैं या कोशिका चक्र को स्थगित कर देती हैं। तो ये कोशिका चक्र को चक्र से क्या हो जाती हैं? बाहर निकल जाती हैं। G0 अवस्था में कोशिका चक्र से क्या हो जाती हैं? कोशिकाएं बाहर निकल जाती हैं।
अगला क्वेश्चन, कोशिका चक्र की प्रक्रिया में G0 प्रावस्था किसके अंत में संपन्न होती है? जो कोशिका चक्र की प्रक्रिया है उसमें जो G0 अवस्था होती है वो जो संपन्न होती है जीवन प्रावस्था के अंत में संपन्न होती है। किसके? जो जीवन प्रावस्था है उसके अंत में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन, तारक केंद्र का द्विगुणन किस अवस्था में होता है? जो तारक केंद्र का द्विगुणन है वो एस प्रावस्था में होता है। किसमें? एस प्रावस्था में होता है तारक केंद्र का द्विगुणन। इसी में डीएनए का संश्लेषण होता है, इसी में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसी में डीएनए का द्विगुणन होता है। ठीक है, और यही क्या है? सबसे लंबी अवस्था है। अगला क्वेश्चन, फल मक्खी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र होते हैं। यदि जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है तो एस प्रावस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या होगी। देखो, अगर फल मक्खी में जो 2n गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 8 होती है। यदि जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है तो एस प्रावस्था के बाद भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 8 ही होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो जिनमें विभाजन नहीं होता, मैंने अभी ऊपर बोला था, वो क्या होती हैं? G0 अवस्था या विश्राम अवस्था में पाई जाती हैं, जिनमें कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? बाहर निकल जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कोशिका चक्र को हमने पूरा कंप्लीट किया। इसके बाद हम समसूत्री विभाजन माइटोसिस की क्रिया को पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।